हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब अपने घरों में हार्टी एंड हेल्दी होंगे। सो आज हम लेके आए हैं थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। हम केन्सियन इकोनॉमिक्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं। केन्स से पहले ऐसा नहीं कि किसी ने इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ नहीं कहा। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उनका मानना ये था कि एक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम वहीं पर होता है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर होते हैं। केन्स इज आल्सो ऑफ सेम पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन उनका मानना ये था कि जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होते हैं वहाँ पर हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रहती है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक पर्टिकुलर वेज रेट पर जितने व्यक्ति काम करना चाहते हैं उन सबको काम मिला हुआ है। लेकिन इसमें दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट को छोड़ दिया जाता है। कौन सी? एक है फ्रिक्शनल और दूसरी है स्ट्रक्चरल। संरचनात्मक बेरोजगारी और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को छोड़कर एक इकोनॉमी में प्रिवेलिंग वेज रेट पर जितने व्यक्ति काम करना चाहते हैं यदि उन सबको काम मिला हुआ है, इस स्थिति को पूर्ण रोजगार की स्थिति कहते हैं। सो फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर all those who wants to work at a prevailing wage rate are working, except those who are frictionally or structurally unemployed. So this is a situation of definition of full employment. Now क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मानना था एक इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हमेशा बनी रहती है। बट 1933 का जो ग्रेट डिप्रेशन का टाइम पीरियड था, उस टाइम पर पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन की सिचुएशन आई। पूरी इकोनॉमीज डीस्टेबलाइज हो गई, अस्थिर हो गई। तब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की जो थ्योरी थी उसको सब ने रिजेक्ट कर दिया और केन्स अपनी एक किताब के साथ सामने आए। इट इज़ कॉल्ड द जनरल थ्योरी इन शॉर्ट। उसके मुताबिक केन्स का ये मानना था कि एक इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी होता है, यानी पूर्ण रोजगार पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब बराबर होते हैं तो उसे पूर्ण रोजगार स्थिति कहते हैं, पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति कहते हैं। और उसका मानना यह था कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इस पूर्ण रोजगार से ऊंचे स्तर पर भी बराबर होते हैं और इस पूर्ण रोजगार स्तर से निचले स्तर पर भी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो सकते हैं। सो ये केन्स का मानना था। तो आज हम उन्हीं स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, ये हमारा टॉपिक है। सो वी शैल स्टडी अबाउट दीज टू थिंग्स के डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड हम किसे कहते हैं। सो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम तीन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। नंबर वन, हम डेफिशिएंट डिमांड के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। नंबर सेकंड, हम एक्सेस डिमांड के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और थर्ड, हम समझने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमी को स्टेबलाइज कैसे किया जाए। रिमेंबर, हम जब एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की बात कर रहे हैं तो एक्सेस और डेफिशिएंट के साथ डिमांड वर्ड जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है, डिमांड का मतलब है यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड यानी यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड कम होती है, एक्सेस डिमांड यानी यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है। लेकिन किससे ज़्यादा होती है हमें उसका भी पता लगाना है कि किससे ज़्यादा और किससे कम होती है। तो जब एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर किसका मतलब है कि पूर्ण रोजगार स्तर से, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, that is known as excess demand, and when aggregate demand is less than that of full employment level, that is known as the deficient demand. So when aggregate demand is more or less than the full employment level of level, then the economy destabilize. इकोनॉमी में अस्थिरता तब आती है जब एग्रीगेट डिमांड पूर्ण रोजगार स्तर से या तो ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है। तो इन्हीं दोनों स्थितियों को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्टेबिलिटी डिस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम कब आती है और इसको स्टेबलाइज किस प्रकार से किया जाता है सरकार के द्वारा। सो लेट्स स्टडी वन बाय वन। फर्स्ट लेट अस सी कि व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड। तो मैंने आपको पहले ही बताया, डेफिशिएंट यानी कम। यहाँ पर समग्र मांग कम है। किससे कम है? अभावी, इसको अभावी मांग कहते हैं हिंदी में। अभावी मांग क्या होती है? व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड? सो डेफिशिएंट डिमांड, इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यानी एग्रीगेट सप्लाई, जहां पर एग्रीगेट सप्लाई पूर्ण रोजगार स्तर पर है,
क्योंकि ये इक्विलिब्रियम स्थिति है, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का इक्वल होना जरूरी है। तो एग्रीगेट सप्लाई पर जहां पर पूर्ण रोजगार है उससे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। सो एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन दैट लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई विच इज रिक्वायर्ड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट। So aggregate demand is less than aggregate supply corresponding to full employment. So that is the deficient demand. It implies that the level of aggregate demand happens to be short of its full employment level. तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एग्रीगेट सप्लाई का भी हो सकता है, एग्रीगेट डिमांड का भी हो सकता है। सो हम डिमांड के संदर्भ में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जब अपने पूर्ण रोजगार स्तर से कम स्तर पर हो जाती है तो इसे डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं। When aggregate demand is less than of its full employment level, so that aggregate demand is known as the deficient demand. So let us see deficient demand को हम डायग्रामेटिकली कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो इसको एक्सप्लेन जब आप डायग्राम बनाते हो तो इसको आपने एक्सप्लेन भी वैसे ही करना है जिस प्रकार से आप बनाते हो। सो यू कैन लिसन टू माई वर्डिंग। सो ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टेकन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ऑन वाई एक्सिस वी हैव टेकन इनकम और आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। एएस जो कर्व है ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है विच इज ऑफ 45 डिग्री। एएस इज अ 45 डिग्री कर्व and it is of aggregate supply. Here the aggregate demand is AD. हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो एग्रीगेट डिमांड है ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की एग्रीगेट डिमांड है, यानी ये जहां पर एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, जिस पॉइंट पर एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है देयर द फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट, यानी जितने लोग काम करना चाहते हैं उनको काम मिला हुआ है, यानी इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे यूटिलाइज हो रहे हैं। तो वो किस पॉइंट पर यूटिलाइज हो रहे हैं? जहां पर ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है उस पॉइंट पर, यानी दिस इज द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड विच इज इक्वल टू फुल एम्प्लॉयमेंट। सो फुल एम्प्लॉयमेंट इज एट पॉइंट E and it is also the equilibrium point because here the aggregate demand is equal to एग्रीगेट सप्लाई। सो यहां पर इकोनॉमी में कितना है इनकम का लेवल? OQ। सो OQ इनकम लेवल पर या OQ आउटपुट लेवल पर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है, इकोनॉमी पूर्ण रोजगार स्तर पर है। अब डेफिशिएंट डिमांड हमने शो करना है। डेफिशिएंट डिमांड मतलब कि जब एग्रीगेट डिमांड अपने पूर्ण रोजगार स्तर से कम हो जाती है। रिमेंबर एक इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड में ही चेंज आता है। एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड को कोप अप करने की कोशिश करती है, फॉलो करने की कोशिश करती है। सो हमेशा जो चेंज आएगा वो एग्रीगेट डिमांड में आएगा और एग्रीगेट सप्लाई ट्राइज टू कोप अप एग्रीगेट डिमांड, इट फॉलो द एग्रीगेट डिमांड। सो अगर एग्रीगेट डिमांड डेफिशिएंट डिमांड हम शो कर रहे हैं तो एग्रीगेट डिमांड का स्तर ज़्यादा होगा या कम होगा? यस, कम होगा। तो कम होने पे एग्रीगेट डिमांड कब डाउनवर्ड खिसकेगा या अपवर्ड खिसकेगा? हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा था, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, जो पिछला हमारा टॉपिक था कि जब भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है ऊपर की ओर खिसकती है और जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है तो वो नीचे की ओर खिसकती है। यस, तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। क्यों कम होती है वो भी हमने पढ़ा था कि एग्रीगेट डिमांड में कमी क्यों आती है? जब हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाए, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाए या नेट एक्सपोर्ट कम हो जाए। तो यदि इनमें से किसी में भी या सब में चेंज आए तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और कम होकर एग्रीगेट डिमांड नीचे आ जाएगी। सो यू कैन सी एक नया एग्रीगेट डिमांड कब आ गया है, इट इज AD0। अब ये AD0 जो है क्या ये पूर्ण रोजगार स्तर पर है? पूर्ण रोजगार स्तर कहां पर है? E पॉइंट पर। तो AD0 पूर्ण रोजगार स्तर नहीं की एग्रीगेट डिमांड नहीं है। So AD0 is not a full employment level of aggregate demand. It is equal to aggregate supply at point E1, so that is less than full employment level. So it is called the underemployment equilibrium. E1 underemployment equilibrium point है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो अब अगर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है तो यहाँ पर इकोनॉमी का इनकम आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट लेवल
OQ से कम होकर OQ 0 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रोजगार का स्तर कम हो गया, रोजगार का स्तर कम हो गया, आउटपुट का स्तर कम हो गया और इकोनॉमी का इनकम का स्तर भी कम हो गया। यानी अब उतने लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा जितना OQ लेवल ऑफ आउटपुट पर मिल रहा था। यानी यहाँ पर इकोनॉमी में बेरोजगारी फैल जाएगी यदि एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए। सो कितना कम हुआ ये इनकम या आउटपुट लेवल? सो इट इज Q0 Q कम हुआ इकोनॉमी का, इनकम लेवल Q0 Q कम हुआ। So it is the deficient demand situation. So deficient demand it is कैसे निकालेंगे हम? कितनी कितनी एग्रीगेट डिमांड कितनी डेफिशिएंट है? इट इज EF. So F पॉइंट EF जो है इट इज आल्सो कॉल्ड द डिफ्लेशनरी गैप, क्योंकि इससे इकोनॉमी में डिफ्लेशन की स्थिति पैदा हो जाती है जब एग्रीगेट डिमांड पूर्ण रोजगार स्तर से कम हो जाए। यानी अब लोग इकोनॉमी में लोग उतना खर्च नहीं करना चाहते जितना AD लेवल पर खर्च करना चाहते थे। यानी अब इकोनॉमी में उतना उत्पादन नहीं बिक पाएगा जितना पहले बिक रहा था। तो बहुत सारा उत्पादन प्रोड्यूसर्स के पास बिना बिके रह जाएगा। जब वो बिना बिके रह जाएगा तो प्रोड्यूसर्स अपने उत्पादन को कम करने की कोशिश करेंगे, इन्वेंट्रीज बिल्डअप होंगी तो वो अपने उत्पादन को कम करने की कोशिश करेंगे और उत्पादन लोग खर्च नहीं करना चाह रहे, उत्पादन ज़्यादा है तो प्राइसेस कम होने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज प्रोड्यूसर्स विल ट्राई टू सेल देयर आउटपुट बाय लोअरिंग देयर प्राइस। सो प्राइसेस कम होंगे, प्राइसेस कम होने को डिफ्लेशन की स्थिति कहते हैं। इसलिए जो एग्रीगेट डिमांड और डेफिशिएंट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड और डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड के बीच का जो गैप आया है इट इज नोन एज द डिफ्लेशनरी गैप। So deflationary gap is the gap between the full employment level of aggregate demand and the deficient aggregate demand. According to this figure, it is EF. So EF जो gap है, it is deflationary gap. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। Now इसके effects क्या होते हैं? क्या effects होते हैं? So in the situation of deficient demand, व्हाट आर द इफेक्ट्स? तो इकोनॉमी का इनकम लेवल, आउटपुट लेवल और एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होता है? सो द इकोनॉमी इज ड्रिवन टू द स्टेट ऑफ लो लेवल ऑफ आउटपुट, लो लेवल ऑफ इनकम एंड लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर उत्पादन भी कम होगा इकोनॉमी का, यानी जितना उत्पादन इकोनॉमी कर सकती है अब उससे कम उत्पादन करेगी। कम उत्पादन कैसे करेगी? लोगों को रोजगार से हटाया जाएगा, यानी बेरोजगारी फैलेगी। जब बेरोजगारी फैलेगी तो नेशनल इनकम भी कम हो जाएगी और इस स्थिति में प्राइसेस भी कम होने शुरू हो जाएंगे, कीमतें भी कम होनी शुरू हो जाएंगी। वो यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन अगला सेंटेंस का मतलब यही है, दिस विल क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी। क्योंकि जब लोग खर्च नहीं करना चाह रहे, इकोनॉमी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही थी तो उत्पादन ज़्यादा था, लोग खर्च नहीं करना चाहते तो प्रोड्यूसर्स के पास इन्वेंट्रीज डेवलप होंगी, अपना उत्पादन बेचने के लिए वो कीमतें कम कर देंगे। सो डिफ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी, कीमतें कम हो जाएंगी। तो डिफ्लेशन की स्थिति भी ठीक नहीं है इकोनॉमी के लिए, ना ही इन्फ्लेशन की स्थिति ठीक है। यानी कीमतों का बढ़ना या कीमतों का कम होना दोनों ही एक इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। यदि कीमतें बढ़ती हैं आम आदमी को नुकसान होता है, लेकिन अगर कीमतें कम होती हैं तो प्रोड्यूसर्स को नुकसान है, वो आगे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो नेचुरली रोजगार के अवसर नहीं डेवलप होंगे, लोगों की इनकम नहीं इंक्रीज होगी। सो दोनों ही स्थितियाँ इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है। तो इकोनॉमी के लिए क्या स्थिति अच्छी है? इकोनॉमी के लिए स्थिति अच्छी है कि एग्रीगेट डिमांड कंट्रोल में रहे, ये पूर्ण रोजगार स्तर पर ही मेंटेन रहे, और यही गवर्नमेंट्स का उद्देश्य होता है। सो इस डेफिशिएंट डिमांड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? सो गवर्नमेंट ट्राइज टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड बाय टू इट्स पॉलिसी। सो नंबर वन पॉलिसी इज फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? इट इज द पॉलिसी रिलेटेड विद गवर्नमेंट्स इनकम। गवर्नमेंट्स इनकम, टैक्सेस आर द मेन सोर्स ऑफ गवर्नमेंट्स इनकम। और दूसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी सरकार का खर्च करना। सरकार मेडिकल पर, स्कूल्स पर, रोड्स बनाने पर, डैम बनाने पर, सब्सिडीज प्रदान करने पर, डिफेंस पर बहुत सारा खर्च करती है। ये सारा का सारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आता है।
एक दूसरी पॉलिसी होती है जिसके तहत गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। सो इट इज़ द पॉलिसी रिलेटेड विद कंट्रोलिंग ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन। सो इस नीति के तहत सरकार इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है और क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करती है। ये हमने सेंट्रल बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ये काम सरकार की तरफ से करता है सेंट्रल बैंक, और हमारा सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। आपने देखा होगा कि हर 3 महीने बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू करता है। तो एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर 3 महीने बाद मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू करता है। नाउ वन बाय वन वी शैल सी फिस्कल पॉलिसी से किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है डेफिशिएंट डिमांड को। सो ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन द पीपल आर रेडी टू स्पेंड लेस। डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति में लोग कम खर्च करना चाहते हैं, बट इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस मोर, लेकिन इकोनॉमी ज़्यादा उत्पादन कर सकती है। सो इकोनॉमी इज एट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये हमने देखा। गवर्नमेंट ट्राइज टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑफ द इकोनॉमी। तो अगर एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है तो सरकार की कोशिश रहेगी कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जाए, लोग ज़्यादा खर्च करें, सरकार की ये कोशिश रहेगी। तो ऐसा वो कैसे कर सकती है अपनी फिस्कल पॉलिसी के तहत? तो क्या करे वो? नंबर 1, वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, सरकार अपना खर्च बढ़ा देगी। सरकार जो स्कूल्स पर, हॉस्पिटल्स पर, सड़क बनाने पे, डैम बनाने पे, सब्सिडीज़ प्रदान करने पर या लोगों की भलाई के लिए जो खर्च कर रही है उसमें वृद्धि लाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट का खर्च भी एग्रीगेट डिमांड में शामिल होता है। तो इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। गवर्नमेंट जब खर्च करेगी, एक का खर्च दूसरे की इनकम होता है, सो इससे इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। दूसरा स्टेप क्या कर सकती है? डिक्रीज इन द टैक्स रेट। टैक्स रेट कम कर सकती है। अगर टैक्स रेट कम करती है तो लोगों के ऊपर करों का भार कम पड़ेगा और लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसे बचेंगे आफ्टर पेइंग टैक्सेस। टैक्स रेट कम होने से लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा बचेगी, खर्च करने लायक इनकम ज़्यादा बचेगी, और वो ज़्यादा खर्च करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड इट में इंक्रीज। नाउ मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल द डेफिशिएंट डिमांड। तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी को ज़्यादा मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगा, इसके लिए आप रेफ़र कर सकते हैं सेंट्रल बैंकिंग के जो मेजर्स हैं उनको आप रेफ़र कर सकते हैं। सो हेयर मोटिव इज टू इंक्रीज द मनी सप्लाई। यहाँ पर मोटिव रहेगा डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति में मनी सप्लाई बढ़े, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ने से लोग अपना खर्च ज़्यादा करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। सो मनी सप्लाई और क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? CRR कम करेगी। ठीक है, तो CRR कम करने का क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है इकोनॉमी पे, ये आप देख सकते हैं सेंट्रल बैंकिंग वाला जो हमने चैप्टर किया है उसमें। सिमिलरली SLR को डिक्रीज किया जाएगा। इन सब का एक्सप्लेनेशन सेंट्रल बैंकिंग वाले चैप्टर में किया हुआ है। डिक्रीज इन रेपो रेट करने से क्या होगा? सो इसमें आप जब आप कंक्लूड करेंगे कि इससे क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा, क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा इकोनॉमी में, और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी। तो इन सब से क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा, ये इन सब स्टेप से। तो आपने एक एक करके इन सबको एक्सप्लेन करना है। डिक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, डिक्रीज इन बैंक रेट एंड परचेजिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन। सो इन सब से क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा, मनी सप्लाई ज़्यादा होगी। तो ऐसा करने से, इन सब के करने से इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड बढ़ पाएगी। सो दिस इज डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड इसका उल्टा होता है। सो उसको हम अब जल्दी जल्दी करेंगे, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से ही है। एक्सेस डिमांड की स्थिति क्या होती है? एक्सेस डिमांड रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी एग्रीगेट सप्लाई के जिस लेवल पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है उस लेवल से एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है, तो उसे हम एक्सेस डिमांड कहते हैं। इट इम्प्लाइज द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड हैपन्स टू एक्सीड इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। Now diagrammatic presentation, again we have taken the same aggregate demand and aggregate supply on y-axis and income, output and employment on x-axis. AS is the aggregate supply curve, AD is the aggregate demand curve। ये full employment level की aggregate demand है और full employment level E बिंदु पर है और यहीं पर aggregate demand aggregate supply बराबर हैं, तो ये full employment level का equilibrium है। और पूर्ण रोजगार स्तर का जो इनकम स्तर है वो है OQ।
सो OQ इज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। सो अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है तो ऊपर की ओर खिसकेगी। एग्रीगेट डिमांड क्यों बढ़ती है अगेन? तो जब भी हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाए या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, नेट एक्सपोर्ट बढ़ जाए, तो एग्रीगेट डिमांड अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से बढ़ जाएगी और ये बढ़कर हो जाएगी AD1। अब ये एग्रीगेट सप्लाई के इवन लेवल पर बराबर है। इवन लेवल फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? इट इज़ QQ1 ज़्यादा है। तो एग्रीगेट ई लेवल पर ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है, यानी उससे ज़्यादा रोजगार नहीं दिया जा सकता। यहाँ पर रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड हैं, तो यहाँ से ज़्यादा उत्पादन नहीं बढ़ सकता क्योंकि सारे के सारे रिसोर्सेज रोजगार पर लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर हमें शो हो रहा है QQ1, उत्पादन का स्तर तो बढ़ गया है। रिमेंबर, ये उत्पादन का स्तर नहीं बढ़ा है, ये उत्पादन की सिर्फ वैल्यू बढ़ी है, यानी रियल टर्म में प्रोडक्शन नहीं बढ़ी है, बल्कि उसका प्राइस बढ़ने के कारण उसकी वैल्यू बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। एक्चुअल में ये उत्पादन नहीं बढ़ा है क्योंकि इकॉनमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में है, तो रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है। क्योंकि उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, तो रिसोर्सेज हमारे पास और नहीं है, इसलिए प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकती। तो सॉरी, यहाँ पर डेफिशिएंट डिमांड लिखा गया है, इट शुड बी द एक्सेस डिमांड। सो एक्सेस डिमांड विल बी AD1 माइनस AD, दैट इज EF। और इस स्थिति को हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। इट इज रिटन देयर E1F, जो पॉइंट है E1F, दैट इज द इन्फ्लेशनरी गैप। क्योंकि यहाँ पर उत्पादन बढ़ना संभव नहीं है, लोग ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? प्राइसेस बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए ये जो गैप आया है दोनों एग्रीगेट डिमांड के बीच में, यानी कौन सी एग्रीगेट डिमांड? एक तो पूर्ण रोजगार स्तर की एग्रीगेट डिमांड, दैट इज AD, और दूसरी एग्रीगेट डिमांड है एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बीच के जो गैप है उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। सो इन्फ्लेशनरी गैप इज द गैप बिटवीन full employment level of aggregate demand and excess demand. Now effects of excess demand. So now aggregate demand increases full employment beyond full employment level. तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो गई है, तो कोई और रिसोर्स है ही नहीं हमारे पास एम्प्लॉय करने के लिए, तो आउटपुट लेवल नहीं बढ़ पाएगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं बढ़ पाएगा, इनकम लेवल नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बढ़ेगी, और वो क्या बढ़ेगी? प्राइसेस। सो इन दिस सिचुएशन what happens? The prices will rise. So जब भी प्राइस बढ़ते हैं, that is a situation of inflation. So in this situation there is a situation of inflation. Now fiscal policy से excess demand कैसे कंट्रोल करेंगे? So fiscal excess demand is a situation where people are ready to spend more but the economy can't produce that much as full employment is already exist in the economy. So economy is at full employment level of equilibrium. Economy tries to create the expenditure in the economy so that decrease the expenditure in the economy so that it can come to the full employment level of aggregate supply. So ऐसी स्थिति में एग्रीगेट डिमांड को कम करना है, तो क्या करेगी गवर्नमेंट? इट विल डिक्रीज द एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करने की कोशिश करेगी और टैक्स रेट बढ़ाएगी। टैक्स रेट बढ़ाने से क्या होगा? लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा कम बचेगा और एक्सपेंडिचर कम होगा। ओके, नाउ मॉनेटरी मेजर्स। मॉनेटरी मेजर आप जानते ही हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार की तरफ से करता है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? सारे कर्ज महंगे कर देगा, या क्रेडिट क्रिएशन कम करने के लिए CRR बढ़ा देगा, SLR बढ़ा देगा। इन सब को आपने एक्सप्लेन करना है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप सहायता ले सकते हैं सेंट्रल बैंक से। सिर्फ उसमें आपने एक चीज़ एक्स्ट्रा लिखनी है बाद में, कि जब रेपो रेट मान लो आपका आता है SLR इंक्रीज़ कर दी जाएगी, तो SLR इंक्रीज़ करने से कमर्शियल बैंक्स को अपने पास लिक्विडिटी के तौर पर ज़्यादा पैसे अपने पास रखने पड़ेंगे, और ज़्यादा मनी अपने पास रखने से वो क्रेडिट क्रिएशन कम कर पाएंगे। क्रेडिट क्रिएशन कम होने से क्या होगा? लोग लोन कम लेंगे, लोन कम लिया जाएगा तो एक्सपेंडिचर कम होगा, और एक्सपेंडिचर कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी। इंक्रीज इन द मार्जिन रिक्वायरमेंट, इंक्रीज इन द बैंक रेट, तो इस तरह से, एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन, इन सबको आपने एक्सप्लेन करना है।
नाउ इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड में क्या डिफरेंस है, सो दैट वी शैल सी। तो हमने पढ़ ही लिया है, इन डेफिशिएंट डिमांड एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। एक्सेस डिमांड में, इन एक्सेस डिमांड एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड डिफरेंस, डेफिशिएंट डिमांड जनरेट डिफ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशनरी गैप जनरेट करती है। इन दिस स्टेट आउटपुट एम्प्लॉयमेंट प्राइसेस टेंड टू रिड्यूस डेफिशिएंट डिमांड स्थिति में, और एक्सेस डिमांड में इन दिस सिचुएशन ओनली प्राइसेस टेंड टू इंक्रीज, लेकिन जो आउटपुट एम्प्लॉयमेंट और इनकम का लेवल है वो सेम रहेगा क्योंकि इकॉनमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। नाउ there are questions for your assignment. Number 1, explain deficient demand with the help of diagram, how it can be controlled by the government. Similarly, explain excess demand with the help of diagram, how it can be controlled with the help of fiscal and monetary policy by the government. Then what are the consequences of deficient and excess demand, इनके क्या प्रभाव होते हैं, डेफिशिएंट डिमांड का इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ता है, एक्सेस डिमांड का इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ता है। Then is what is the difference between the excess and deficient demand. So ये असाइनमेंट आप लोगों ने करना है। So थैंक यू वेरी मच, होप आपको ये यूनिट समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट यूनिट जो हम करेंगे वो है गवर्नमेंट बजट के बारे में है वो, सो यानी फिस्कल पॉलिसी के बारे में है। सो थैंक यू, टिल देन, बाय बाय।